अभी हम टीडीएस और टीसीएस के सेकेंड लेक्चर पे हैं। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए थे? 192, 192A, 193, 194, 194B और 194BB, ये हमने पढ़ लिया था ना। आज पढ़ रहे हैं बेटा हम सेक्शन पढ़ रहे हैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 194C। बस ये सेक्शन एक टेक्निकल है, बाकी सब चिंदी है, फिर इसका दिक्कत नहीं है। 194C, 194C पता है कब लगता है? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। किसके ऊपर लगता है? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सप्लाई ऑफ लेबर। क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर। अभिषेक से नोट्स ले लेना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सप्लाई ऑफ लेबर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो बेटा, नोट्स ले लेना बेटा अभिषेक से। 194C क्या लिखा हमने? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बोला? सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, मान लो बेटा अभिषेक जो है अपने घर में पूरा फर्नीचर चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है वो? पूरा फर्नीचर चेंज कर रहा है। अभिषेक जब अपने घर में पूरा फर्नीचर चेंज कर रहा है तो बेटा अभिषेक किसको बुलाएगा? कारपेंटर को। किसको बुलाएगा? कारपेंटर को। अभिषेक जो है अपने घर में क्या चेंज कर रहा है बेटा? फर्नीचर चेंज कर रहा है, तो अभिषेक किसको बुलाएगा बेटा? कारपेंटर को। अभिषेक किसको बुलाएगा? कारपेंटर को। टीडीएस का नोट्स है ना? अभिषेक टीडीएस का नोट्स है उनके पास। देखो अभिषेक किसको बुलाएगा बेटा? कारपेंटर को। अब जल्दी से बताना यहां पे कॉन्ट्रैक्टर कौन और कॉन्ट्रैक्टी कौन? अभिषेक ने फर्नीचर चेंज करने के लिए किसको बुलाया? कारपेंटर को। कॉन्ट्रैक्टर कौन? अभिषेक। कारपेंटर। कॉन्ट्रैक्टर कौन? कारपेंटर। अभिषेक क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्टी कौन कहलाएगा? अभिषेक। और कारपेंटर क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। अब मुझे बताओ कौन टीडीएस काटता है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पेयर। पेयर क्या करेगा? टीडीएस काटेगा। बताओ हमारे वाले इसमें पेयर कौन है? कौन पे करेगा? अभिषेक। कौन पे करेगा? अभिषेक। किसको पे करेगा? कारपेंटर को। तो पेयर कौन हो गया? अभी कॉन्ट्रैक्टी। और पेई कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आया? थोड़ा सा उल्टा है कंसेप्ट। समझ में आया? हमने क्या बोला? सर जो कॉन्ट्रैक्टी होगा वो क्या होगा? पेयर। तो टीडीएस कौन काटेगा? कॉन्ट्रैक्टी। क्लियर है? और किसका काटेगा? कॉन्ट्रैक्टर का। किस रेट से काटेगा? तो बेटा दो रेट्स हैं। अगर इंडिविजुअल और HUF है तो रेट रहेगा बेटा 1% और अदर्स है तो रेट रहेगा 2%। अदर्स है तो रेट क्या रहेगा? 2%। ठीक है, चलो दोबारा आ जाओ। हमने क्या बोला? अभिषेक ने किसको अपॉइंट किया है? कारपेंटर को। तो अभिषेक कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। कारपेंटर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, टीडीएस के टर्म में कारपेंटर को क्या बोलेंगे? यानी कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टी। और जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर। पेयर और ये पे। पेयर क्या काटेगा? टीडीएस। यानी कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। इतनी बातें समझ में आ गई? रेट क्या रहेगा? इंडिविजुअल HUF रहेगा तो 1% और अदर्स रहेगा तो 2%। ठीक है, अब ध्यान से टीडीएस कब कटेगा? अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। सिंगल पेमेंट कितने से ज्यादा है? 30,000 से ज्यादा। और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट कितने से ज्यादा है? 1 लाख से ज्यादा, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 1 लाख से ज्यादा। सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 1 लाख से ज्यादा होगा तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। दोबारा बोल रहा हूं, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 1 लाख से ज्यादा। अब बोलोगे सर नहीं समझा, एक एग्जांपल दो। देखो बेटा, मान लो विजडम क्लासेस जो है आपको पार्टी देती है। किधर? सपनों में। तो विजडम क्लासेस क्या दे रही है बेटा आपको?
पार्टी दे रही है, मान लो पहला पार्टी उन्होंने अप्रैल में रखा, किस चीज का पार्टी रखा कि भाई नए बच्चे आए हैं, वेलकम पार्टी था ये, ठीक है, अप्रैल में रखा। अब विजडम क्लासेस का बेटा एक परमानेंट जो है ना हलवाई है, परमानेंट हलवाई है जिसका नाम है रामू काका। परमानेंट हलवाई कौन है बेटा? रामू काका। विजडम क्लासेस ने 1 अप्रैल को रामू काका को बुलाया और सारे बच्चों को बेटा समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स की पार्टी दी, ठीक है। तो समोसा बनवाया होगा, उसके लिए पेमेंट किया बेटा 14,000 रुपीज का। बताओ टीडीएस कटेगा? नहीं, क्योंकि पेमेंट 30,000 से कम है। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने दोबारा बेटा बुलाया, कब? जून में, ठीक है, और उस टाइम आमरस की पार्टी दी, आमरस प्लस पूरी। करेक्ट है। एक बात मुझे बताओ, इस टाइम इन्होंने पेमेंट किया 31,000 का, टीडीएस कटेगा? यस। क्यों? क्योंकि 30,000 से पेमेंट ज्यादा हो गया। अब इसके ऊपर कितना टीडीएस कटेगा भाई? रामू काका इंडिविजुअल है, 1%, तो कितना आ जाएगा? 310 रुपीज टीडीएस काट लेगा। कौन काटेगा? विजडम क्लासेस टीडीएस काट के पेमेंट कर देगा। चलो, इसके बाद दोबारा बेटा बुलाया गया अगस्त में, 15 अगस्त की पार्टी दी गई, ठीक है। उस दिन बेटा बूंदी की पार्टी थी। करेक्ट है। अब मुझे बताओ, उस दिन रामू काका को पेमेंट हुआ 18,000, क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सर पेमेंट जो है वो 30,000 से कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। करेक्ट है। उसके बाद बुलाया बेटा इन्होंने कब? सितंबर में अगेन एक पार्टी दी जो गणपति की पार्टी थी, ठीक है। गणपति के पार्टी में रामू काका को पेमेंट किया गया अगेन 31,000 का। टीडीएस कटेगा? यस, एट द रेट ऑफ 1%, 310 रुपीज का टीडीएस काटा। अब जरा बताना टोटल पेमेंट कितना हुआ? टोटल पेमेंट बताओ। 62 और 18 कितना हो गया बेटा? 62 और 18 80 और 14 94,000 का पेमेंट हो गया अभी तक, ठीक है। अब बेटा इन्होंने एक और पार्टी बुलाई दिसंबर में। एक और पार्टी बुलाई कब बेटा? दिसंबर में। एक और पार्टी कब बुलाई? दिसंबर में। दिसंबर में जो पार्टी बुलाई ना बेटा, दिसंबर में जो पार्टी बुलाई वो किसकी थी? क्रिसमस पार्टी थी। उस टाइम रामू काका को 10,000 का पेमेंट हुआ। कितने का? 10,000 का। अब बताओ टोटल पेमेंट कितने हो गए? 1,04,000। क्या हो गया? अब उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई रामू काका को, फिर कोई पार्टी नहीं दी। बताओ एग्रीगेट ऑफ पेमेंट पूरे साल में कितना हो गया? 1,04,000। क्या बोला? एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो टीडीएस काटूंगा। देखो सिंगल पेमेंट हमने क्या देखा? 30,000, एग्रीगेट 1,04,000 हो गया। अब एक बार बताओ, टोटल पेमेंट रामू काका को कितना हुआ है? 1,04,000 हुआ है ना। कितने पे टीडीएस जा चुका है? 31 और 31, 62 पे टीडीएस जा चुका है। तो अभी क्या होगा बेटा? 42 के ऊपर और टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 1%, दैट इज 420। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमने क्या बोला? सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, और अगर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 1 लाख से ज्यादा हो गया तो टीडीएस कटा। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट का मतलब पूरे साल में। अब मुझे बताओ, विजडम क्लासेस ने जो पेमेंट किया ओनली एक इंसान को किया ना, रामू काका को, ओनली एक इंसान को किया ना, तो उस इंसान का पेमेंट पूरे साल में देख लो, और जब जब उसको जितनी बार पेमेंट दिया गया उस टाइम भी चेक करो। जितनी बार पेमेंट दिया गया उस टाइम की लिमिट कितनी है? 30,000, और पूरे साल में जो पेमेंट किया गया उस टाइम की लिमिट कितनी है? 1 लाख। आ रही है बातें समझ में? तो सिंपल मैंने क्या बोला कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस कटता है 194 में। टीडीएस काटेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टी। किसका काटेगा? कॉन्ट्रैक्टर का। किस रेट से काटेगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल होगा तो 1%, अदर होगा तो 2%। लेकिन कब काटेगा? जब सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट बेटा 1 लाख से ज्यादा है। सिंगल पेमेंट कितने से ज्यादा है? 30। सिंगल पेमेंट का मतलब एवरी टाइम का पेमेंट, साल में जितनी बार पेमेंट कर रहे हो उसको उतनी बार चेक करो, ठीक है। और जब साल एंड होने आए तो पूरा पेमेंट देख लो कि 1 लाख से ज्यादा हो गया तो अब क्या होगा? एग्रीगेट ऑफ पेमेंट के ऊपर टीडीएस कटेगा। लेकिन जिसके ऊपर तुमने सिंगल पेमेंट में ऑलरेडी टीडीएस काट चुके थे उसको माइनस कर देना। ऐसा नहीं कि पूरे 1 लाख के ऊपर सबके ऊपर लगा देना टीडीएस। भाई ऑलरेडी मैंने यहां पे ये 30,000 से ज्यादा है, ये 30 से ज्यादा है, दोनों के ऊपर मैंने 310 रुपए का टीडीएस लिया ना, 310 का टीडीएस। तो अब जो होगा 1,04,000 टोटल पेमेंट हुआ, 62 के ऊपर वो टीडीएस दे चुका है। अब बैलेंस 42 के ऊपर टीडीएस कटेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला कि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ वर्कर, ठीक है। अब एक बात सुनो,
जब अभिषेक के पास ये कारपेंटर आया तो कारपेंटर ने क्या बोला कि सर हम दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक है विथ रॉ मटेरियल, एक है विदाउट रॉ मटेरियल। ठीक है, आप बताओ आपको कैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो अभिषेक बोलता है कि सर मुझे तो चाहिए विथ रॉ मटेरियल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जॉब करता हूं, इतना फ्री नहीं रहता कि मैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाऊं। तो कारपेंटर ने बोला ठीक है, रॉ मटेरियल हमारा, वर्कर हमारा, आपको सीधा 10 लाख देने हैं। कितना देना है मुझे बताओ। अभिषेक ने कितना पे किया? 10 लाख। लेकिन वो 10 लाख में बेटा कारपेंटर का कुछ तो रॉ मटेरियल में लगेगा और कुछ सर्विस होगी। तो अब मुझे बताओ टीडीएस किसके ऊपर लगता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सप्लाई ऑफ लेबर। तो मान लो अभिषेक ने जो 10 लाख रुपए का पेमेंट किया है उसमें से 6 लाख का मटेरियल है और 4 लाख का लेबर है, किसके ऊपर टीडीएस जाएगा? लॉ मेकर ने बोला पूरे 10 लाख पे। अभिषेक कितना पे कर रहा है भाई? 10 लाख। पूरे 10 लाख के ऊपर जाएगा। ठीक है, पूरे 10 लाख के ऊपर जाएगा। एक मिनट, हाँ इतनी समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ध्यान सुनो, अगर मान लो अभिषेक बोलता है नहीं नहीं रॉ मटेरियल मैं ला के दूंगा, सिर्फ लेबर आपका, तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है ठीक है 4 लाख। तो अब कितने के ऊपर टीडीएस कटेगा? 4 लाख के ऊपर। समझा? 4 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा। अभिषेक क्या बोल रहा है? 6 लाख का रॉ मटेरियल मैं ला के देता हूं, आप अपना सिर्फ लेबर दो, तो 4 लाख के ऊपर। ठीक है, लेकिन मान लो अभिषेक बोल रहा नहीं नहीं लेबर भी का रॉ मटेरियल भी आप ही लेके आना, ठीक है, मैं आपको सिर्फ 10 लाख का पेमेंट करूंगा। तो कारपेंटर गया मार्केट में रॉ मटेरियल ढूंढने को, रॉ मटेरियल उसको नहीं मिला पूरे मार्केट में। अभिषेक की दुकान थी रॉ मटेरियल की, उसने अभिषेक की दुकान से ही 6 लाख का रॉ मटेरियल उठा लिया। ठीक है, और क्या बोला? सर मैं पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आप मुझे 10 लाख देने ही वाले हो ना, उसमें से 6 लाख कट करके मुझे कितना दे देना? 4 लाख दे देना। अब बताओ कितने के ऊपर टीडीएस जाएगा? 10 लाख के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेटा अभिषेक का पेमेंट कितना जा रहा है? 10 लाख, क्योंकि 6 लाख तो आपने एडजस्ट किया किसमें? अपने रॉ मटेरियल में। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला? पूरे 10 लाख के ऊपर क्या जाएगा? टीडीएस जाएगा, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टिव पेमेंट करेगा। याद रहेगा? पक्का? चलो एक बात मुझे बताओ, क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में एडवर्टीजमेंट एजेंसी आएगी? क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में एडवर्टीजमेंट एजेंसी आएगी? लाइक टीवी सीरियल वाली हो गई, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हो गई, सब आएगा? बोला यस, सब आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से मुझे सोच के बताना। विजडम क्लासेस ने सोचा कि हम ऐड करेंगे अपनी क्लासेस का, ठीक है, तो उन्होंने ऐड का एक जरिया ढूंढा, कैसे करूं? तो आज के दिन ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट है बेटा टीवी। ठीक है, तो उन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो न्यूज चैनल कम ऐड चैनल ज्यादा है, उस चैनल का नाम है बेटा आज तक। ठीक है, जिसमें न्यूज कम आती है लेकिन एडेड बहुत ज्यादा आते हैं। आज तक वालों से कॉन्टैक्ट किया, बोला कि सर मुझे आपके न्यूज चैनल पे ऐड दिखानी है अपनी क्लासेस की। आज तक वालों ने बोला ठीक है, हम हर एक 2 मिनट पे जो ऐड देते हैं उस 2 मिनट में 30 सेकंड का ऐड तो आपका रहेगा, 100% कंफर्म है। इसके लिए हम आपसे 12 लाख रुपए चार्ज करेंगे साल का। विजडम ने बोला ठीक है, 12 लाख पे कर दिया। किसको? आज तक वालों को। क्या काट लेंगे उसमें से? टीडीएस। अब हुआ क्या, जो आज तक है बेटा वो इंडिया टुडे ग्रुप की कंपनी है। किसकी है? इंडिया टुडे ग्रुप की। तो आज तक ने क्या किया, इंडिया टुडे ग्रुप को 11 लाख रुपए दिए। हमसे कितना लिया? विजडम से कितना लिया? 12 लाख। और अपने ग्रुप कंपनी को कितना भेजा? 11 लाख। सवाल ये उठा, जो 1 लाख रुपीज आज तक ने अपने पास रख लिया, ये कमीशन है या डिस्काउंट है? कमीशन है या डिस्काउंट है? लॉ मेकर ने बोला इट्स अ डिस्काउंट। अगर बेटा कमीशन बोलेगा तो आगे एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसके में क्या लग जाएगा? टीडीएस। तो इसका मतलब वो जो 12 लाख का अमाउंट जो मैंने दिया उसके ऊपर तो डबल टाइम टीडीएस लग गया। समझ में आ रहा है? ये सीबीडीटी का सर्कुलर है। सीबीडीटी ने क्या बोला? इट्स नॉट अ कमीशन, इट्स अ डिस्काउंट। याद रहेगा? चलो अब सोच के आंसर देना।
आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी बायोग्राफी निकाल रहे हैं, धोनी के बायोग्राफी के बाद बहुत सारे लोग अपनी बायोग्राफी निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा जो बेटा बायोग्राफी निकालने का चस्का हमारे परनीत को भी लगा, ठीक है। परनीत ने बोला कि मैं भी अपना बायोग्राफी निकालूंगा, ठीक है। अब बेटा परनीत पता है कहाँ गया? धर्मा प्रोडक्शन के पास। किसके पास गया? धर्मा प्रोडक्शन के पास, ठीक है। अब धर्मा प्रोडक्शन को जाके क्या बोलता है कि सर मुझे अपनी बायोग्राफी निकालनी है। धर्मा प्रोडक्शन ने बोला बेटा हमारे पास बायोग्राफी निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हमने ऑलरेडी ड्रामा एग्जीक्यूट कर रखा है, बस तुम अपनी स्टोरी लेके आओ, हम फिक्शन कर देंगे उसमें, ठीक है। अब एक बात बताओ, धर्मा प्रोडक्शन वालों ने ऑलरेडी ड्रामा एग्जीक्यूट कर रखा है, उसमें सिर्फ वो क्या करेंगे? परनीत की फिक्शन को ऐड कर देंगे, स्टोरी को ऐड कर देंगे। मुझे बताओ क्या धर्मा प्रोडक्शन उस चीज का कॉपीराइट परनीत को देंगे? बिल्कुल ना दे। क्या बोलेंगे? भाई सारी क्रिएटिविटी किसकी है? मेरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? दूसरा, परनीत ने बोला दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? तो इसने परनीत दूसरा उन्होंने बोला कि सब कुछ आपका रहेगा, हमारा सिर्फ क्या रहेगा? लेबर, स्टोरी भी आपका, ठीक है। परनीत बोल रहा नहीं, अब जो मैं अपना बायोग्राफी निकाल रहा हूं उसमें हीरो भी मैं, हीरोइन भी मैं, विलन भी मैं, सब कुछ मैं ही मैं रहूंगा, स्टोरी मैं लिखूंगा, जितने भी एक्टिंग होंगे सब मेरा, सिंगिंग मेरा, सब कुछ मेरा। एक बात मुझे बताओ, सारा कुछ इसका जा रहा है, उधर से सिर्फ क्या आएगा? लेबर। लेबर क्या आएगा? मतलब उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वही आएगा ना। तो अब मुझे बताओ कॉपीराइट ट्रांसफर होगा? ऑब्वियसली सी बात है, क्रिएटिविटी किसकी है भाई? अपने परनीत की है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर आपने टीवी सीरियल वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, करेक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 194C में टीडीएस तभी जाएगा जब कॉपीराइट ट्रांसफर हो रहा हो। अगर कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो टीडीएस 194C में नहीं जाएगा, मतलब फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कॉपीराइट ट्रांसफर होगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं होगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आ रही ये बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? आगे बेटा एक सेक्शन पढ़ाऊंगा रेंट वाला, आगे एक सेक्शन पढ़ाऊंगा रेंट वाला, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी है, पहले उस बात को समझो। आप मुझे बताओ एयरपोर्ट पे एरोप्लेन्स को पार्किंग मिलती है? अब ये जो पार्किंग मिलती है क्या हर एक फ्लाइट ओनर को मिलेगी, हर एक फ्लाइट कंपनी को मिलेगी? या अच्छा मुझे बताओ एयरपोर्ट पे जो पार्किंग मिलती है उसका कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा, वो चार्ज क्या है? रेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? रेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? एक बात मुझे बताओ सर, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक कंपनी को थोड़ी फैसिलिटी मिलेगी, जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा उसको मिलेगी। लैंडिंग करना और पार्किंग करना दोनों में डिफरेंस है बेटा। लैंडिंग करने का मतलब तू आ रहा है, पैसेंजर अनलोड होगी, फिर पैसेंजर लोड होगी और यहां से निकलेगा। एक तो ऐसा होगा कि मैंने 4 दिन के लिए वहीं पे पार्क कर दी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो उसके लिए क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ मेकर ने बोला उसका जो टीडीएस कटेगा वो 194I में ना जाके कहां जाएगा? 194C में। आगे रेंट का जो सेक्शन पढ़ाऊंगा वो 194I का है, तो कहां पे कटेगा टीडीएस? 194C में। याद रहेगा? पक्का? तो ये था आपका बेटा छोटा सा सेक्शन 194C, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपके एग्जाम के लिए सबसे डेंजर सेक्शन यही है। सबसे ज्यादा डेंजर जो है 194C है और 192 है। इन दोनों सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 192 किसका था? सैलरी का। 192 है प्रोविडेंट फंड। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 डिविडेंड। 194 बी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। 194 डबल बी एक सेक्शन शायद हमने छोड़ दिया, 194A, यस, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। हाँ हाँ पीला पूरा डब्बा ही लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। वो बातें समझ में आ गई? चलो आगे 194C क्लियर? पक्का? चलिए अब बहुत छोटे छोटे सेक्शन से बेटा, अब आ जाओ 194D के ऊपर। 194D 194D तो हमने कौन सा सेक्शन अभी कंप्लीट कर लिया? 194C। अभी क्या कर रहे हैं? 194D। ठीक है। अब ये सेक्शन क्या है? बहुत सिंपल। देखो सेक्शन के हेडिंग में क्या लिखा है।
टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन, टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन, यानी ये 194D में किसका कमीशन जाता है बेटा? इंश्योरेंस का। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं अगर इंश्योरेंस एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा? इंश्योरेंस सेल करूंगा और मुझे उसका क्या मिलेगा? कमीशन। मुझे बताओ ये कमीशन मुझे कौन पे करेगा? सर ये पूछने वाली बात थोड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। किसको पे करेगा? एजेंट को। मान लेते हैं अभिषेक जो LIC का एजेंट है, तो अभिषेक किसके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है? LIC के प्रोडक्ट को। तो LIC इसको क्या देगा? कमीशन देगा। भाई LIC के लिए वो जो इसका इंश्योरेंस है वो प्रोडक्ट ही है ना, तो LIC के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो LIC इसको क्या देगा बेटा? कमीशन पे करेगा। लॉ मेकर ने क्या बोला? बेटा अभिषेक उस कमीशन के ऊपर तेरा TDS कटेगा अगर कमीशन साल में तुझे 15,000 से ज्यादा मिल रहा है। कितने से ज्यादा मिल रहा है? 15,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो LIC कंपनी क्या काट लेगी? तेरा कमीशन काट लेगी। समझ में? LIC मैंने एक एग्जांपल दिया, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होगा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होगी। समझ में आ गया? तो सिंपल देखो क्या लिखा मैंने, 194D टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन, पेयर कौन? इंश्योरेंस कंपनी, पेई कौन? रेजिडेंट एजेंट। रेट कितना? 5%। TDS कब कटेगा? जब पेमेंट 15,000 से ज्यादा होगा। अप टू 15,000 तक नो TDS। अब ये 15,000 पर मंथ नहीं है बेटा, पर एनम। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका 194DA, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 194DA। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, आज जैसे मैं आपको LIC का ट्रीटमेंट सिखाता हूं वैसे ही आप याद रखना। ठीक है, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर आपके पापा या आपके पेरेंट्स कभी भी LIC में पैसा डालते हैं तो उनको आज वाला सजेशन जरूर देना कि पापा इस तरीके से LIC में इन्वेस्टमेंट करो तो हमारा LIC का इनकम क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट। ठीक है, अब सुनो, LIC का जब भी आप 194DA पढ़ोगे यहां पे बेटा दो सेक्शन और लग जाते हैं, 10D, ठीक है, और एक और सेक्शन लग जाता है 80C। ठीक है, सुनना, अभिषेक ने एक LIC ओपन किया, LIC लिया। ठीक है, LIC बेचने के लिए कौन आया होगा? LIC का एजेंट। एजेंट से अभिषेक ने पूछा कि बता भाई कितने साल का है? तो एजेंट ने बोला 5 साल का। ठीक है, अभिषेक पूछ रहा ये बता हर एक साल मैं कितना प्रीमियम भरूं? तो बोला 1 लाख। कितना भरना है हर एक साल? 1 लाख पर एनम आपका प्रीमियम जाएगा। ठीक है, अब ये बता मुझे मिलने कितने वाला है? ठीक है, तो बोला आपको मिलने वाला है 15 लाख। मिलने वाला कितना है? 15 लाख। ठीक है, ध्यान सुनो, इस टर्म को क्या बोलते हैं? जो 15 लाख मिलने वाला है इसको बोलते हैं सम अश्योर्ड। क्या बोलते हैं? सम अश्योर्ड। ठीक है, और जो ये तू 1 लाख पे कर रहा है हर एक साल, ये तेरा प्रीमियम है। करेक्ट है? ये क्या है? तेरा प्रीमियम है। समझ में आ गया? और ये जो 5 साल है ये क्या है बेटा? मैच्योरिटी पीरियड। इतने साल में रिडीम होगा। ठीक है, सुनना, अब सवाल ये उठा क्या ये LIC बेनिफिशियल है अभिषेक के लिए या नहीं? क्या इस टाइप के LIC में पैसा डालना चाहिए या नहीं? तो देखो हमारा 80C क्या बोलता है। 80C क्या बोलता है? भैया अभिषेक तुम जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो तेरे लिए एक्सपेंस है, तो हम उस एक्सपेंस का तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। अभिषेक खुश हो गया, बोला सर कितना दोगे? तो बोला अभिषेक बता तेरा सम एश्योर्ड कितना है? तो अभिषेक ने बोला सर 15 लाख। बोला 15 लाख का 10%। इसके बेटा 3 अलग अलग रेट है, 10% है, 15% और 20% है। आम लोगों को 10% ही मिलता है। ठीक है, 15 और 20 किसको मिलेगा? जब मैं 80C का सेक्शन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी के लिए कितना याद रखो? 10%। तो अभिषेक को बोला भाई तेरे सम एश्योर्ड का 10% दूंगा। तो सम एश्योर्ड का 10% कितना आ गया? 1,50,000। ठीक है, और बेटा 80C की लिमिट ही है 1,50,000, विच एवर इज लेस। तो देखा जाए हमें यहां पे 1,50 मिल जाएगा। लेकिन मुझे बता अभिषेक ने प्रीमियम कितना भरा है? 150। तो करना क्या है? 15 लाख का जो सम एश्योर्ड है उसका 10% निकालो, उसको कंपेयर कर लो 1,50 से, विच एवर इज लेस। तो लेस कितना आ गया? 1,50। और इसने एक्चुअल में प्रीमियम कितना भरा है? 1 लाख। तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? विच एवर इज लेस। 1 लाख का डिडक्शन इसको 80C में मिल गया। ठीक है, अब सुनो, लॉ मेकर क्या बोलता है? अगर तेरा प्रीमियम अमाउंट साल का सम एश्योर्ड के 10% के बराबर या कम है, सम एश्योर्ड के 10% के बराबर या कम है, क्या बोला मैंने?
अगर तेरा प्रीमियम अमाउंट साल का सम एश्योर्ड के 10% के बराबर या कम है, तो ये जो तेरा सम एश्योर्ड है ये 1010D में पूरा एग्जम्प्ट कर दूंगा। 1010D में क्या कर दूंगा? पूरा एग्जम्प्ट। अब मुझे बताओ, अब इसे का प्रीमियम अमाउंट कितना है? 1 लाख साल का, ठीक है। सम एश्योर्ड का 10% बनता कितना है? 1.5 लाख, मतलब कम है। तो अभिषेक के हैंड में ये पूरा 15 लाख एग्जम्प्ट। दिस LIC इज बेनिफिशियल। अभिषेक के हैंड में पूरा 15 लाख एग्जम्प्ट, करेक्ट है। लेकिन ये बातें हमारे गवर्नमेंट को गवारा नहीं। बोला अरे बाप रे, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया? हमने गलत कर दिया। एक सेक्शन ला दी बेटा, क्या? 194DA। क्या ला दी? 194DA। अब क्या बोल रहा है कि बेटा अगर तेरा सम एश्योर्ड 1 लाख से ज्यादा हो गया तो टैक्स मार दूंगा। सम एश्योर्ड 1 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या लगा दूंगा बेटा? टैक्स लगा दूंगा। सम एश्योर्ड 1 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या लगा दूंगा? टैक्स लगा दूंगा। लेकिन कब? जब तेरा सम एश्योर्ड 1010DA में एग्जम्प्ट ना हो। अब मुझे बताओ, यहां पे इसका सम एश्योर्ड 1010DA में तो एग्जम्प्ट है ना, तो टैक्स काहे का? ये सुना नहीं देगा 10 बातें, बोलेगा फिर से 1010DA क्यों बनाया। अब ध्यान से बेटा 4-5 इक्वेशन खेलते हैं तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक समझा? अब 2-3 इक्वेशन खेलते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप मुझे पहले बताओ, मान लेते हैं अभिषेक का सम एश्योर्ड 12 लाख। अभिषेक का सम एश्योर्ड कितना बेटा? 12 लाख, करेक्ट है। अभिषेक ने प्रीमियम पे किया है 1,60,000 साल का। कितना प्रीमियम पे किया? 1,60,000 साल का। तो पहले हम क्या करते हैं? 80C का डिडक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। बताओ 80C का डिडक्शन कैसे मिलेगा? बोला सम एश्योर्ड का 10%, तो वो आ गया बेटा 1,20,000। और बोला इसको कंपेयर करो 80C की लिमिट से 1,50,000, विच एवर इज लेस, यानी कितना आ गया? 1,20,000। और अब बोला इसको कंपेयर करो तुम्हारे एक्चुअल प्रीमियम से, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो एक्चुअल प्रीमियम कितना है? 160, विच एवर इज लेस कितना? 1,20,000। तो 80C में डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,20,000 का। इतनी बातें समझ में आ गई? क्या किया हमने क्या किया? सम एश्योर्ड का 10% निकाला, उसको 80C के लिमिट से कंपेयर किया, विच एवर इज क्या ले लिया? लेस ले लिया। उस लेस अमाउंट को कंपेयर कर दिया एक्चुअल प्रीमियम से, विच एवर इज लेस, उतना हमें डिडक्शन मिल गया 80C में, करेक्ट है। लेकिन अब बताओ सम एश्योर्ड का 10% कितना आ रहा है? 1,20। 1,20 आ रहा है। सम एश्योर्ड का 10% कितना आ रहा है? 1,20, करेक्ट है। अब एक बात सुना, 1,20 तुम्हारा आया, लेकिन इसने प्रीमियम कितना भरा? 160। पैर पे कुल्हाड़ी मारी या नहीं मारी? अब मुझे बताओ 1010D का एग्जम्पशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि तेरा प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा हो गया। भाई तेरा सम एश्योर्ड का 10% कितना है? 1,20, और तेरा प्रीमियम कितना बन रहा है? 160। गलत कर दिया ना, तो यानी 1010D में एग्जम्पशन मिलेगा नहीं ना, एग्जम्पशन विथड्रॉन, ठीक है। एग्जम्पशन विथड्रॉन, यानी अब अभिषेक को कितना मिलेगा सम एश्योर्ड? 12 लाख। क्या 1 लाख से ज्यादा है ना? आजा बेटा 194DA लगा दूंगा तेरे ऊपर, फुल्ली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। अभी समझ में आया? पक्का। अब इक्वेशन मैं लिखूंगा और आप फटाफट बताना 80C की लिमिट, 1010DA की, और 194DA लगेगा या नहीं। क्लियर है? चलो सम एश्योर्ड बेटा 10 लाख, सम एश्योर्ड 10 लाख, प्रीमियम पे किया है 80,000, प्रीमियम पे किया है 80,000। चलो फटाफट से 80C की लिमिट बता दो। प्रीमियम पे किया है 80,000, सम एश्योर्ड 10 लाख। तो क्या बोलोगे? सर पहले आप 10 लाख का 10% निकालो, वो 1 लाख आएगा, उसको कंपेयर करो 150 से, विच एवर इज लेस, यानी वो 150 आ जाएगा, उसको कंपेयर करो प्रीमियम से। हाँ तो 1 लाख और 150, सॉरी 1 लाख आ गया, और उसको कंपेयर करो एक्चुअल से, विच एवर इज लेस। तो यानी 80,000 का डिडक्शन मुझे कहां मिल जाएगा? 80C में मिल जाएगा। अब बताओ मेरा 10% कितना बन रहा है? 1 लाख। मैंने भरा कितना है? 80। 1010DA मिलेगा?
यस सर, 1010 DA में क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। तो बताओ 194 DA लगेगा? क्योंकि अमाउंट क्या हो चुका है? एग्जाम्प्ट। पक्का समझ में आया? पक्का? चलो अब सोच के आंसर देना। चलिए, सम एश्योर्ड 90,000, प्रीमियम 12,000। सम एश्योर्ड कितना बेटा? 90,000, प्रीमियम 12,000। बताओ 80C कितना? 80C कितना? सर 90,000 का 10% यानी 9,000, और सर कंपेयर करेंगे 80C की लिमिट से 1,50,000 विच एवर इज लेस, यानी 9,000। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रीमियम से विच एवर इज लेस, यानी 9,000 का डिडक्शन कहां मिलेगा? 80C में। 80C में। अब बताओ क्या 1010 DA मुझे मिलेगा? 1010 DA मिलेगा? नहीं सर, क्योंकि मेरा प्रीमियम बनता कितना है? 9,000, मैंने भरा कितना है? 12,000, यानी 1010 DA में फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब आ जाओ 194A लगेगा, TDS कटेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि लमसम अमाउंट जो मिल रहा है वो कितना? ओनली 90,000 है, 1 लाख से कम है, तो TDS तो नहीं कटेगा। मतलब अभिषेक को खुद से जाके टैक्स पे करना होगा। LIC वाले TDS काट के नहीं देंगे, खुद से इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बातें समझ में आ रही? पक्का? अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसको प्राइम पे रखना, इस सेक्शन को, सबसे डेंजर है। सर अगर सपोज मिस्टर ए है जो कि बिजनेसमैन है और उन्होंने LIC प्रीमियम लिया अपना लाइफ इंश्योरेंस, और साथ ही साथ अपने 2 चिल्लरों का भी लिया जो डिपेंडेंट है, यहां पे बात नहीं करेंगे, उसका बात हम डिडक्शन में करेंगे, इधर नहीं। ठीक, इधर नहीं। मुझे पता था कि इस टॉपिक पे ये नालायक पक्का क्वेश्चन पूछेगा, वो मुझे रात में ही पता चला था कि जब ये बात बोलूंगा ये नालायक मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि सर इसमें चिल्लर का होगा तो क्या होगा। मैं रिप्लाई करूंगा 80C में। समझ में आ रहा? वो बातें समझ में आ रही है या नहीं? पक्का? कोई डाउट यहां तक? तो इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा हो गया? 194 DA। चलो फटाफट बता दो। 192 किसका? सैलरी। 192A, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A अदर देन सिक्योरिटी, 194B लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, 194BB हॉर्स रेस, 194C कॉन्ट्रैक्टर, 194D इंश्योरेंस कमीशन, और 194DA LIC एजेंट का, LIC का सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे एक सेक्शन छूट गया बेटा, 194A। करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन बेटा हमारा बहुत ही चिंदी 194E। क्या है सेक्शन? 194E। देखो क्या लिखा हुआ है 194E, TDS ऑन पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन एसोसिएटर एंटरटेनर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रिकी पॉन्टिंग IPL मैच खेलने के लिए आया, पैसे मिलेंगे। दूसरा, आतिफ असलम इंडिया में किसी कॉन्सर्ट में आया, आतिफ असलम इंडिया में किसी कॉन्सर्ट में आया। ठीक है, मान लो एक कॉन्सर्ट हो रहा बेटा, ये टाटा कंपनी एक कॉन्सर्ट करवा रही है अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट के लिए, आतिफ असलम को बुलाया, 3 करोड़ का पेमेंट किया। इस 3 करोड़ के पेमेंट के ऊपर आतिफ असलम का क्या कटेगा? TDS। कितने रेट से? 20% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी तक किसी सेक्शन में ऐसा बोला? ये फर्स्ट सेक्शन ऐसा बोल रहा हूं जहां पे क्या लग रहा है? सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रखना, अगर नॉन रेजिडेंट एसोसिएटर को, एंटरटेनर को या फिर स्पोर्ट्समैन को कोई पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट के ऊपर TDS कितना जाएगा? 20%। सरचार्ज एज एप्लीकेबल जो हमने पढ़ रखा था, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रहेगा? खत्म बेटा। नेक्स्ट आते हैं 194G। नेक्स्ट सेक्शन क्या है बेटा? 194G। 194G नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 194G। क्या लिखा हुआ है?
टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट, टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट। एक बात मुझे बताओ, राजश्री लॉटरी टिकट बेचती है? मुंबई में है ना राजश्री लॉटरी, लॉटरी टिकट बेचती है। मुझे बताओ वो एजेंट है या फिर ओनर है? वो डिस्ट्रीब्यूटर है बेटा, पक्का, या ओनर है? डिस्ट्रीब्यूटर है या ओनर है? राजश्री टिकट बेचता है ना। अच्छा मुझे बताओ, राजश्री तो टिकट बेच रहा है, लेकिन जिसका टिकट लग गया, जिसका टिकट लग गया, वो क्या राजश्री से पैसे लेगा? किससे लेगा भाई? जिस कंपनी का तूने लॉटरी टिकट खरीदा है। तो राजश्री क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना। इसका मतलब क्या वो टिकट बेच रहा है फोकट में? नहीं, फोकट में बेचेगा। क्या लेगा वो? कमीशन लेगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, देखो बेटा, अगर लॉटरी टिकट वाले को कमीशन मिल रहा है तो टीडीएस कितना? 5%। कब कटेगा? जब साल का कमीशन 15,000 से ज्यादा होगा। साल का कमीशन कितने से ज्यादा होगा? 15,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। समझ में आ रहा? इस चैप्टर की दर्द समझ में आ रही? दर्द क्या है कि बेटा अपन को अलग अलग रेट्स, अलग अलग लिमिट्स याद रखने हैं। आ रही है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। टीडीएस किसके ऊपर? कमीशन या ब्रोकरेज के ऊपर। अब ध्यान से, इस सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तभी काट पाएगा जब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होगा तो तुम टीडीएस नहीं काट पाओगे। ठीक है? रेट कितना होगा? 5%। रेट कितना होगा? 5%। अगेन कमीशन का अमाउंट 15,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। कमीशन का अमाउंट 15,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। आ रही है बातें समझ में? देखो एक नोट लिखा हुआ है लास्ट कॉलम में, नो टीडीएस इफ कमीशन ब्रोकरेज इज रिलेटिंग to the securities like commission to the underwriter, brokerage on public issue, brokerage on stock exchange, transaction etc. इन सब के ऊपर टीडीएस नहीं जाता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो ये था आपका बेटा 194H। 194H। चलो पहले यहां तक बेटा एक बार हम 192 किसका? टीडीएस ऑन सैलरी। 192A टीडीएस ऑन एक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। 194B लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। 194BB हॉर्स रेस। 194C कॉन्ट्रैक्ट। 194D इंश्योरेंस एजेंट। 194DA मैच्योरिटी, एलआईसी का मैच्योरिटी अमाउंट। 194E टीडीएस थ्रू द नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एसोसिएटर और एंटरटेनर। 194G टीडीएस ऑन कमीशन टू सेल ऑफ लॉटरी एजेंट। और 194G किसके लिए बेटा? टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, सॉरी H में। क्लियर है? चलिए अब आ रहे बेटा कौन सा सेक्शन? 194I। 194I। ठीक है? देखो क्या लिखा है, टीडीएस ऑन रेंट। अगर आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो आपका टीडीएस कटेगा। क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। ठीक है? अब ध्यान से बेटा, टीडीएस ऑन रेंट, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टीडीएस तब कटेगा जब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। ठीक है? अच्छा, टीडीएस किस रेट से कटेगा? बता बेटा तू किस चीज को किराए पे लगा रहा है। अगर प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे लगा रहा है तो रेट रहेगा 2%, और लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर को किराए पे लगा रहा है तो रेट रहेगा 10%। ठीक है? लेकिन टीडीएस तब कटेगा जब तेरा पेमेंट अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा होगा पर एनम। याद रहेगा क्या बोला मैंने? 2,40,000 से ज्यादा होगा पर एनम। ठीक है? रेंट अमाउंट। ठीक है? अमन सोच के आंसर देना। सर अपन मुंबई में फ्लैट लेते हैं किराए पे, मैं भी किराए पे रहता हूं, तो मुझे बताओ उस फ्लैट का डिपॉजिट देना पड़ेगा? क्या डिपॉजिट को रेंट माने? क्यों? सर वो तो वापस मिल जाती है। अच्छा वापस नहीं मिली तो मानो, तो वो किस में कट जाएगा बेटा? रेंट में कट जाएगा। आ रही है बातें समझ में आ रही है? तो सिंपल याद क्या रखना है, डिपॉजिट अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो रेंट है। तो एग्जाम में देख लेना डिपॉजिट रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो रेंट है, और रिफंडेबल है तो वो रेंट नहीं है। याद रहेगा? पक्का? खत्म हो गया बेटा सेक्शन नंबर 194I। बस अमाउंट कितना याद रखना है? 2,40,000 से ज्यादा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
194IA टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सेल परचेज। तो मुझे बताओ पेयर कौन होगा? सेलर। पेई कौन होगा? बायर। रेट कितना होगा? 1%। रेट कितना होगा बेटा? 1%। गिफ्ट दो बच्चों को। रेट कितना होगा बेटा? 1%। रेट कितना है बेटा? 1%। बता टीडीएस कब कटेगा? जब अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होगा। 50 लाख से ज्यादा होगा। आ रही है बातें समझ में? अमाउंट कितना होगा बेटा? 50 लाख से ज्यादा होगा। अब देखो मुंबई में जो हमारे ये जितने भी ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी एजेंट क्या बोलते हैं उसको यार, देखो नहीं नलायक वो नहीं, बिल्डिंग बनाते उसको क्या बोलते हैं यार, बोल रहे बिल्डर। बिल्डर की हरकतें देखो, बिल्डर की हरकतें देखो आजकल बेटा। बिल्डर की हरकतें देखो कैसी होती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा इंसिडेंस हो गया था। दहीसर चेक नाका पे मैंने एक होर्डिंग देखा, उस पर लिखा हुआ था 1 BHK फ्लैट 30 लाख। मेरा दिल अंदर से बहुत खुश हो गया, अब तो अपना फ्लैट पक्का मुंबई में होगा। ठीक है। और दहीसर चेक नाका के जस्ट बाजू में बेटा एक गली गई है, वहाँ पे वो फ्लैट था, थोड़ा इंटीरियर में है। मैं गया, देखा, फ्लैट पसंद, बहुत बड़ी सी फ्लैट थी, 600 कारपेट एरिया था। मज़ा आ गया, फ्लैट देख के पसंद हो गया। मैं टोकन मनी वगैरह सब देने वाला था, बुक करूँगा। उसके बाद वो जो बंदा था ना, जो सेलिंग एजेंट होता है, उसने बैठाया, बोलता है सर देखो आपने होर्डिंग में क्या देखा था? 30 लाख। ठीक है। और आपने और कुछ दिया था? मैंने बोला भाई कुछ लिखा हो तब तो देखूं, कुछ था ही नहीं उसमें। तो बोला सर देखो हमारा 30 लाख जो है वो कॉस्ट है। ठीक है। इसके साथ हम आपको क्या दे रहे हैं? जिम दे रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, उसका क्लब दे रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा सब करके जो है ना हमारे फ्लैट का कॉस्ट हो रहा है 70 लाख। हमारा फ्लैट का कॉस्ट कितना हो रहा है? 70 लाख। मैंने बोला भाई नहीं चाहिए, ये लेना पड़ेगा, आपके ऊपर से थोड़ी होगा, हम इसके बिना देते नहीं हैं। तो मैंने बोला हम इसके बिना लेते नहीं हैं बेटा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला दे दे। तो बोलता सर ये नहीं होगा। अब सवाल आया कि बेटा एक बात बता, अगर हम 194 अभी कौन सा सेकंड पढ़ रहे हैं? IA 194 IA। अगर IA की बात करूं तो बेटा क्या बताता हूं, कॉस्ट कितनी है फ्लैट की? 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। मुझे बता ये कॉस्ट कितना है? 50 लाख से कम है, लेकिन ये क्या है? 50 लाख से ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने इनकी हरकतों को देखा कि ये नलायक फ्लैट का कॉस्ट क्या रखते हैं? कम, और साथ में क्या दे देते हैं? एम्यूनिटी। अब मैंने उसको बोला एक बात बता, मैं जिम के लिए तेरा क्यों यूज करूं? 2000 में आप बाहर ले लूंगा मैं, 8000 का साल का देता है, और नहीं तो मैं फ्लिपकार्ट से पूरा जिम का इक्विपमेंट ही घर पे खरीद लूंगा भाई, मैं तुझे क्यों दूं इसका पैसा? ठीक है। तब गवर्नमेंट ने बोला भाई अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा सुन, ये जो 30 लाख अमाउंट है ना, इंक्लूडिंग सब लेना है। मतलब अमाउंट कौन सा लेना है? 70 लाख। यानी जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है ना, वो कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। देखा जाए तो बेटा महाराष्ट्र में एक चीज और गलत होती है, पता है क्या गलत होता है? यहाँ के बिल्डर्स का और देखा जाए डिपार्टमेंट का सबका सेटिंग है। एक बात मुझे बताओ, अगर बीएमसी वाले कोई फ्लैट अप्रूव कर रहे हैं कि यस ये फ्लैट बन रहा है, और इस फ्लैट में अगर टोटल 32 कमरे हैं, तो आपको सबसे पहले 32 पार्किंग इंश्योर करना पड़ेगा। जबकि मुंबई में क्या है? पार्किंग का भी पैसा लगता है अलग से। ठीक है। अब आपको पार्किंग नहीं मिलेगा, अब क्या करोगे? बाहर गाड़ी पार्क करोगे, किसको कंप्लेंट जाएगी? टोकन वालों को। आ जाएंगे बारात लेके वो, और गाड़ी टो करके ले। ये पूरी सेटिंग है बेटा, ये फुल सेटिंग है, डिपार्टमेंट का प्लस बिल्डर का, सबका ये पूरा क्या है बेटा? सेटिंग है। जो आपको पार्किंग अंदर नहीं मिलेगा, पैसे नहीं है उतने लेने के लिए, अब गाड़ी ही मत खरीदो। और मैं तो बोल रहा हूँ इस पूरे पार्किंग के सिलसिले को अगर खत्म करना, टोचन वोचन को, बस इंडियन पब्लिक एक साथ एकजुट हो जाए, 1 साल तक कोई कार गाड़ी सब नहीं खरीदा जाएगा, कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। हालत खराब हो जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की। 1 साल तक हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हालत खराब हो जाएगी बेटा। ना तो टोल टैक्स मिलेगा, ना तो पेट्रोल डीजल बिकेंगे, कंगाली के कगार पे आ जाएंगे ये। लेकिन ऐसी इंडियन यूनिटी बनानी पड़ेगी, और फिर देखना अपने आप औकात ठिकाने आएगी। सारे बिल्डिंग्स में क्या होगा? पार्किंग रिजर्व, एक को फ्लैट पार्किंग मिलेगा। मैं सिंपल बोलता हूं, कभी भी कोई पनिशमेंट मत लगाओ किसी को। अगर उसको गलती का एहसास दिलाना है ना, फार्मर्स ने इतने दिन जो किया ना बेटा, बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उनको। रोड पे हंगामे नहीं करने का, प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, हम खुद यूज करेंगे, खा लो, एंजॉय द लाइफ विथ एयर एंड वाटर।
मैं रहता ना तो मैं ऐसे ही रूल बनाता, सिंपल सिंपल सी बात है बेटा, गवर्नमेंट को ऐसे नहीं समझ में आ रही, ठीक है, सिंपल। और ये होता है ना बेटा, कभी कभी बीएमसी वाले आते हैं, पूरे साल मार्केट के बाजू में रोड साइड में भाजी वाले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, एक ही दिन नालायक आते हैं, वो ब्लू कलर की वैन लेके और सब उठा के ले जाते हैं। मैं सिंपल बोलता हूँ, जितने भी ये है ना वेजिटेबल सेल करने वाले, पावती फटती है इनकी। पैसा दे रहा हो ना, हक नहीं है तुम्हारा, फिर पावती फाड़ रहे हो मतलब हक नहीं है, तुम्ही ने अलॉट किया है वो जमीन। अगर ऐसा आ रहे हैं ना, सिंपल बेटा, जितने भी बीएमसी अधिकारी है सबको वेजिटेबल सेलिंग बंद कर दो, गवर्नमेंट अथॉरिटी को नहीं जाएगी कोई भी सप्लाई। देखो औकात ठिकाने आ जाएगी, तुरंत 2 दिन में लॉ चेंज करेंगे। और मैं बोलता हूँ, तुम जो ये गटर बनाते हो ना, गटर बनाते हो, गटर का एक स्पेस होता है। आजकल आपने देखा होगा, गटर के बाहर अगर पार्किंग लगाते हो तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, अनऑथराइज पार्किंग, जबकि कोई बोर्ड नहीं लगा होता, कहीं से भी उठा लेते हैं, कहीं से भी गाड़ी उठा लेते हैं। समझ में आया? तो ऐसे चीज़ें बहुत सारी बेटा गलत हो रही है। और क्यों गलत हो रही है? बिकॉज वी हैव नॉट अ यूनिटी, हमारा यूनिटी नहीं है। जिस दिन हम यूनिटी पे आ गए ना, उस दिन बेटा गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी। आपको पता है एक मूवी आई थी जय हो, उसमें देखा था सलमान खान ने उस लीडर को क्या धमकी दिया था? बेटा जिस दिन आम आदमी अपने औकात में आ गया ना, उस दिन भूल जाओगे। और एक बेटा रिसेंटली मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखी, तो वहाँ पे एक पर्सन बोल रहा है कि जो लीडर है ना, देखो इस लीडर का कितना क्रेज है। तो एक पुलिस वाला बोल रहा है, इस लीडर को जो है ना, बस एक दिन बिना गार्ड के पब्लिक के बीच में भेज दो, ठीक है, पूरा करेज गालों पे दिखेगा, पूरा करेज गालों पे दिखेगा इनका, पब्लिक का सारा करेज। क्यों? बेटा गार्ड की वजह से वो लोग सेफ रहते हैं, नहीं तो जिस टाइप की वो हरकतें करते हैं ना, उस टाइप में बेटा कोई पब्लिक शांत नहीं बैठने वाला, कोई ना कोई तो एग्रेशन में जरूर होगा। चलो बेटा, सबसे पहला हमने सेक्शन पढ़ लिया 194। आइए सीधा क्या बोलता है कि अगर तुमने फ्लैट को सेल किया है और वैल्यू कितनी है बेटा, 50 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर क्या काट दूंगा मैं? टीडीएस। कितना लगेगा? 1%। आ रही है बातें समझ में? देखो नीचे मैंने नोट में लिख दिया ना, कंसिडरेशन में पार्किंग चार्जेज, स्पोर्ट्स क्लब, इन सब का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, सब इंक्लूड होंगे। अब आ जाइए बेटा 194 IB। अब जरा दोनों पेज आमने सामने रखो और देखो डिपार्टमेंट की हरकतें। 194 I को जरा देखो और 194 IB को जरा देखो। I में क्या लिखा हुआ है? टीडीएस ऑन रेंट। अच्छा IB में क्या लिखा हुआ है? टीडीएस ऑन रेंट ऑफ। अच्छा उधर किसका था? उधर भी तो लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था। अब देखो दोनों सेक्शन है। अब पता है गुल वाली बात क्या है? यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, पेयर में देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अदर देन 194 I। बेटा 194 I में हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल एचयूएफ तब जाएगा जब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होगा तो कहां आ जाएगा? IB में। देख रहे हो दर्द? तुम नालायक उसी में डाल देते, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना देते, आपने अलग से क्या बना दिया? सेक्शन। अब बच्चों को क्या याद रखना पड़ेगा? अच्छा 194 I टीडीएस ऑन रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल एचयूएफ पे नहीं लगेगा अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कहां जाएंगे? 194 IB में। अच्छा यहां पे टीडीएस कब लगेगा? जब तुम्हारा रेंट क्या है बेटा? पर मंथ। रेंट क्या है? पर मंथ 50,000 से ज्यादा होगा तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। अब परनीत सदमे में आ गया, बोलता सर मैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का क्या करूं? हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का क्या करूं मैं? उधर भी तो हमने वही पढ़ा था, एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12, एनुअल रेंट आया, उसका हमने NAV निकाला, GAV निकाला, फिर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट किया। सर अब तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भाई अगर 194 IB की बात करो, मैं वो क्या बोल रहा है, जो इंडिविजुअल HUF हैं, ठीक है, उनका टीडीएस यहां पे कटेगा अगर रेंट कितना है बेटा? 50,000 से ज्यादा है पर मंथ। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या ऐसी कोई रेंट की लिमिट थी? नहीं थी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या ऐसी कोई रेंट की लिमिट थी? बिल्कुल नहीं थी। एक बात बताओ, मैं अगर परिणीत के घर में किराए पे रहता हूं तो रेंटर कौन? मैं पैसे दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो इनकम किसकी? परिणीत की। तो अब मुझे गवर्नमेंट बोल रहा भाई परिणीत का क्या काट ले? टीडीएस। कब? अगर मैं 50,000 से ज्यादा रेंट दे रहा हूं, और अगर 50,000 से कम दे रहा हूं तो रेंट दे दो, मैं टीडीएस काटने की औकात नहीं है मेरे पास, है नहीं है। क्यों? 194 IB में कब आऊंगा? जब मेरा रेंट 50,000 से ज्यादा होगा। अब मैं उसको रेंट दे दूं, अब वो क्या भरेगा उसके ऊपर? टैक्स, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लॉजिक समझ में आया दोनों का? भाई 194 IB में टीडीएस कब काट पाऊंगा मैं? जब 50,000 से रेंट ज्यादा होगा, और अगर 50,000 से कम होगा तो
हाउस प्रॉपर्टी। आई में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आई में क्या होगा, जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होगा। आई बातें समझ में, तीनों का कोरिलेशन। अब एक बात सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, एक बात मुझे बताओ, आपको पता है हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स जाती है ना, उसको हम म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, बीएमसी का टैक्स जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो क्या उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए? नहीं सर, क्यों? वो तो डबल, फिर तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। खर्चे के ऊपर क्या दे रहे हैं? टैक्स। इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला, म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करते हो उसके ऊपर टीडीएस नहीं जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करते हो उसके ऊपर क्या नहीं जाएगा बेटा? टीडीएस नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, याद है हमने जब टीडीएस का लेक्चर शुरू किया था तो क्या बोला था? टीडीएस का रेट बताओ जल्दी, कितने परसेंट है? 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, यही है। लेकिन क्या बोला था, ये वाला रेट कब होगा? जब पैन नंबर देगा, और नहीं देगा तो ये वाला रेट और 20% विच एवर इज हायर। अब मुझे बता, यहां पे अगर तूने पैन नंबर नहीं दिया तो रेट क्या हो जाएगा? 5% और 20% विच एवर इज हायर, और पैन नंबर दिया तो 5%। वो नोट के मैंने सबसे लास्ट पॉइंट में लिख दिया है। बातें समझ में आ रही है? पक्का पैन नंबर दिया तो सेम, नहीं दिया तो रेट और 20 विच एवर इज हायर। याद हो गया 194 IB? चलो शुरू हो जाओ। 192A प्रोविडेंट फंड, 193 सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194A अदर देन सिक्योरिटी, 194B लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, 194BB हॉर्स रेस, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194D इंश्योरेंस एजेंट, 194DA LIC मैच्योरिटी अमाउंट, 194E कमीशन टू द लॉटरी एजेंट, 194G ई के बाद जी था ना, हाँ, ब्रोकरेज और कमीशन, 194H नहीं बेटा, 194E था स्पोर्ट्स पर्सन, सॉरी स्पोर्ट्स पर्सन, 194G लॉटरी एजेंट और 194H कमीशन टू ब्रोकरेज एंड कमीशन, 194I रेंट, 194IA सेल्स इम्यूनिटी और 194IB किसके लिए? ओनली इंडिविजुअल एंड HUF जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, 194J, 194J। अब यहां पे देखो 5 चीजों का टीडीएस जाता है बेटा। कितने चीजों का? 5 चीजों का। ध्यान सुनना, प्रोफेशनल टैक्स, डायरेक्टर फीस, सॉरी प्रोफेशनल फीस, डायरेक्टर फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, और एक और है बेटा नॉन कॉम्पिटिशन फीस। क्लियर है? क्या क्या बोला मैंने? 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें? रिपीट करो, प्रोफेशनल फीस, डायरेक्टर फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटिशन फीस। ठीक है, ध्यान से। टीडीएस तब जाएगा जब अमाउंट 30,000 से ज्यादा होगा। देखो मैंने 30,000 की लिमिट कहां कहां पे लगाई है? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटिशन फीस। यहां पे बोला है क्या? डायरेक्टर फीस पे कुछ नहीं है, मतलब 1 रुपया भी लेगा तो भी टीडीएस कटेगा। अब बोलोगे हमें सर पहले ये बताओ डायरेक्टर फीस होता क्या है? पहले ये तो बता दो। डायरेक्टर फीस का मतलब होता है डायरेक्टर को कुर्सी पे बैठने का पैसा। डायरेक्टर को कुर्सी पे बैठने का पैसा, मतलब डायरेक्टर एक होता है पार्ट टाइम जो सिर्फ मीटिंग आता है, मीटिंग आएगा और जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टर सिटिंग फीस। समझ में आया? पता है कितना है? 1 लाख मिनिमम। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फीस देगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? याद रहेगा? तो डायरेक्टर को 1 रुपया मिलेगा तो 194J में, बाकी इन लोगों को मिलेगा तो कब? 30,000 से ज्यादा होगा तो। टीडीएस का रेट कितना है बेटा? 10%। टीडीएस का रेट कितना है? 10%। आ रही है बातें समझ में? खत्म बेटा 194J। क्लियर हो गया 194J? अब आ जा बेटा 194 ला। अब तुम्हारा सेक्शन है 194 ला। अरे 194 ला, क्या ला नहीं, LA, 194 LA। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, 194 ला में जो टीडीएस कटता है वो कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर करता है। याद है हमने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा था, कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो कॉम्पनसेशन मिलेगा।
तो यहां पे रेट है बेटा टीडीएस का 10%। कितना रेट है टीडीएस का? 10%। लेकिन कब कटेगा? जब पर एनम यानी कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो कितना है बेटा? 2,50,000 से ज्यादा। कंसिडरेशन अमाउंट कितना है? 2,50,000 से ज्यादा। तो देखो यहां पे पेयर कौन होगा? जो कॉम्पनसेशन पे कर रहा है यानी एनी पर्सन। पे ही कौन होगा? एनी पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन। रेट कितना होगा? 10%। लेकिन कब कटेगा टीडीएस? जब पेमेंट 2,50,000 से ज्यादा होगा। पेमेंट 2,50,000 से ज्यादा होगा। गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो एग्जाम ना। हाँ, गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो एग्जाम। और बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? और दूसरा एक बात तो याद रखना, यहाँ पे लैंड का मतलब है रूरल एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो एग्जम्प्ट होती है। अर्बन लैंड होना चाहिए। याद है ना, कैपिटल गेन में पढ़ा था, अर्बन लैंड ही टैक्सेबल होता है, रूरल लैंड तो एग्जम्प्ट होता है। चलिए 194 LB, 194 LB, 194 LB, 194 LB क्या बोलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। आजकल हम डेट में पैसा डालते हैं। अगर कोई डेट इंफ्रा डेट है, इंफ्रा डेट का मतलब रियल एस्टेट वाला, ठीक है, तो उस पे आपको कितना मिलेगा बेटा? 5% का मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% का टीडीएस कटेगा। ठीक है। 194M बहुत जोरदार बेटा, 194M। अब ध्यान से देखो 194M में क्या लिखा हुआ है? सर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा था? सी। सर टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेज 194H। सर टीडीएस ऑन फीस और प्रोफेशनल सर्विस 194J। सर ऑलरेडी जब सेक्शन था तो ये क्यों बोला? जो लोग वहां पे कवर नहीं थे वो लोग इधर। देख रहे हो हमारे डिपार्टमेंट के पास कितना खाली टाइम है? इतना खाली टाइम है कि इन्हीं सब चीजों पे दिमाग जाता है। इतना खाली टाइम है जो इन्हीं सब चीजों पे दिमाग जाता है। 194M कहां पे जाता बेटा? जो 194C में नहीं आया, 194H में नहीं आया, 194J में नहीं आया। सब में क्या था? इंडिविजुअल और HUF तब आएगा जब तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। तो जिनका ऑडिट नहीं हो रहा है वो यहां पे कितना टीडीएस? 5%। हेलो, कितना टीडीएस आएगा बेटा? 5%। कब? जब पेमेंट कितने से ज्यादा होगा? 50 लाख से ज्यादा। पेमेंट कितने से ज्यादा होगा? 50 लाख से ज्यादा। बातें समझ में आ रही है? पक्का? चलिए ये है बेटा हमारा 194M। बस चैप्टर अंतिम सांसों पे है बेटा। 194N, 194N पता ही क्या बोल रहा है भाई? अगर तूने बैंक से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश विथड्रॉ कर लिया तो टीडीएस 2%। कितना? 2%। हेलो, नहीं अभी नहीं पहुंचा, आएगा थोड़ी देर। हाँ, क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारा कैश विथड्रॉल कितना है बेटा? 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसके ऊपर टीडीएस कितना कटेगा? 2%। आ रही है बातें समझ में? ये क्या आपका 194N कब आया था बेटा? फाइनेंस एक्ट 1 मिनट। लास्ट सेक्शन बेटा 195 टीडीएस ऑन फिरंगी। कुछ बातें याद आ रही? डिविडेंड चैप्टर की धुंधली धुंधली सी बातें। 194 में टीडीएस डोमेस्टिक का कटता है, 195 में डिविडेंड फिरंगियों का कटेगा। क्या बोला था? वो फाइनल में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या पता, देखो रिप्लाई क्या मिला है, क्या पता। 2%, 5%। ध्यान से बेटा 195 अगर तुम पेमेंट किसको कर रहे हो? फिरंगी को, तो टीडीएस किस में कटेगा? 195 में। पता है 195 का रेट क्या रहेगा? तो बेटा 195 का रेट रहेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट का रेट और इनकम टैक्स का रेट, विच एवर इज हाइयर। याद रहेगा वहां पे बेटा हाइयर मिसिंग है, लिख देना उसको। विच एवर इज हाइयर मिसिंग है वो लिख देना। डबल टैक्सेशन का रेट और इनकम टैक्स का रेट, विच एवर इज हाइयर। डबल टैक्सेशन का रेट और इनकम टैक्स का रेट, विच एवर इज हाइयर। क्लियर? इसी के साथ हमारा टीडीएस के सारे सेक्शंस बेटा खत्म। ओनली टीडीएस के, ओनली टीडीएस के। किसके खत्म हुए? टीडीएस के। अभी किसके पढ़ने वाले हैं? टीसीएस के। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे बताओ, जल्दी बताना, यहां पे टीडीएस कौन काटता है?
पेयर काट दिया, किसका? पेई का। जमा किसको करेगा? गवर्नमेंट को। जमा किसको करेगा? गवर्नमेंट को। सर कब जमा करना है? देखो नेक्स्ट पेज पे डेट लिखा हुआ है बेटा। हम फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटेंगे, यानी हमारे प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटेंगे। तो क्या बोला, जमा कब करना है? तो बोला देखो अप्रैल से लेके फरवरी तक जो भी तुम टीडीएस काटेगा अगले महीने की 7 तारीख को, यानी अप्रैल का कब? मई 7 को, मई का जून 7 को, जून का जुलाई 7 को। क्लियर? लेकिन मार्च का कब? 30 अप्रैल को। मार्च का कब बेटा? 30 अप्रैल को। कोई डाउट? पक्का? क्लियर हो गया? अब ध्यान से बेटा, जब भी टीडीएस कटेगा मेरे पास तो सबूत होना चाहिए भाई, मेरा कटा सबूत होना चाहिए मेरे पास सबूत होना चाहिए। अब बेटा इस सबूत के लिए फॉर्म्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉर्म्स, जो मैंने नोट्स में नहीं लिखे, मैं लिखवा दूंगा अभी कौन से टीडीएस पे कौन सा फॉर्म मिलता है, लिखवा दूंगा। ठीक है? नहीं लिखवाऊंगा तो एक छोटा सा मैं 4-5 फॉर्म्स लिख के मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, कौन से फॉर्म्स हैं टीडीएस में। कब भाई? मेरे पास सबूत होना चाहिए कि मेरा टीडीएस कटा है। क्यों? क्योंकि कल के दिन मुझे गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी ना भाई मेरा टीडीएस कटा। किसने काटा? तभी तो बेटा गवर्नमेंट चेक पोस्ट लगाएगी किसके ऊपर? पेयर के ऊपर। भाई तूने काटा लेकिन मुझे दिया नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने, सॉरी एम्प्लॉयर बोल रहा, पेयर ने किसका कितना काटा, इसका डिटेल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा ना। इसके लिए बेटा टीडीएस और टीसीएस की क्या जाती है? रिटर्न जाती है। क्या जाती है बेटा? रिटर्न। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको रिटर्न का डेट लिख रखा है। रिटर्न बेटा क्वार्टरली जाती है। रिटर्न कैसे जाती है? क्वार्टरली। कौन से क्वार्टर? अरे वो वाला क्वार्टर नहीं, अपना अप्रैल मई जून। इसका कब जाएगा? जुलाई के 31 को, यानी लास्ट में। कब? टीडीएस का होगा तो, और टीसीएस का होगा तो मिड में 15 को। याद रहेगा? ऐसे याद रखो, अप्रैल में जून का कब? 31 जुलाई टीडीएस, 15 जुलाई टीसीएस। याद रहेगा? अब दूसरा ब्लॉक किसका बनेगा? जुलाई अगस्त सितंबर, 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। ठीक है? अब क्या बनेगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 जनवरी और 15 जनवरी। और फिर जनवरी फरवरी और मार्च क्या है? 31 मई और 15 मई। इसका ज्यादा है। याद रहेगा? पक्का? चलिए ध्यान से बेटा, नीचे देखो 200A करके सेक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड। अगर टीडीएस जो आपने रिटर्न भेजा बेटा उसका क्या होगा? प्रोसेस होगा। कोई अर्थमेटिकल एरर होगा या इनकरेक्ट रिटर्न होगा, आपने गलत क्लेम सबमिट किया है या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गया, तो आपको डिपार्टमेंट क्या करेगा? इंटीमेशन देगा। क्या देगा? इंटीमेशन कि भैया तुझसे ये गलत हो गया। इंटीमेशन कब तक इशू होना चाहिए? बोला जिस क्वार्टर का तूने रिटर्न फाइल किया उसके विदिन 1 ईयर में। कब तक? याद रखना 1 ईयर। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है कि बेटा बताइयो टीडीएस का करेक्शन के लिए कब तक अप्लाई करेगा? तो जिस दिन बेटा कटा उसके विदिन 1 ईयर। याद रहेगा? चलिए नीचे वाला जो 201 है ना, इग्नोर कर दो। नेक्स्ट आ जा बेटा, नेक्स्ट पेज पे 2011A। 2011A दिख रहा बेटा? इंटरेस्ट लगेगा। याद है? इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगता है? 1%। टीडीएस तुमने लेट काटा तो कितना इंटरेस्ट? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1 महीना 1 दिन 2% का इंटरेस्ट। समझा? और दूसरा बेटा तुमने अगर टीडीएस का लेट पेमेंट किया, लेट पेमेंट का मतलब क्या? काट तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को लेट पे कराओ, तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। समझा? ध्यान से, टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न तूने लेट फाइल किया, रिटर्न का डेट क्या था? 31, मंथ का एंड या मंथ का मिड नहीं किया, लेट फाइल किया, 200 रुपए पर डे है बेटा फाइन। कितना? 200 रुपए पर डे। लेकिन ध्यान से, मेरा अगर टीडीएस का अमाउंट ही बनता है 10,000 तो पेनल्टी मेरे ऊपर मैक्सिमम कितनी लग सकती है? आप 200 रुपए पर डे मारो, लेकिन मैक्सिमम मेरे टीडीएस और टीसीएस से नहीं मार सकते ज्यादा। जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। याद रहेगा? लेकिन कैसे लेंगे पेनल्टी? 200 रुपया पर डे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट सीख लिया। देखो लेट पेमेंट करने का इंटरेस्ट कितना है? 1.5%। लेट डिडक्ट करने का इंटरेस्ट कितना है? 1%। पेमेंट और डिडक्ट में अंतर समझ में आया? डिडक्ट का मतलब क्या है कि भाई पेयर जो है वो लेट डिडक्ट कर रहा है, लेट ले रहा है, और पेमेंट करने का मतलब है काटने के बाद तू गवर्नमेंट को लेट दे रहा है। आ रही है बातें समझ में? लास्ट बेटा टीसीएस का सेक्शन।
टीसीएस का सेक्शन है बेटा 206, कौन सा सेक्शन है 206। अब देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लिखा है, प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए और टीसीएस का रेट लिखा हुआ है, बस रट जाना। लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अंडरलाइन द वर्ड ह्यूमन, जानवरों के कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा वो। दारू जो इंसान पीता है उसके ऊपर कितना जाएगा बेटा 1%। दारू जो इंसान पीता है उसके ऊपर कितना है बेटा 1%। तेंदू लीव्स समझते हो, तेंदू लीव्स, सर तेंदुआ पता है, तेंदू लीव्स पता है क्या क्या पुदीना, नालायक ये बीड़ी का पत्ता बेटा, बीड़ी, बीड़ी समझते हो, बीड़ी सिगरेट का छोटा भाई, सिगरेट का छोटा भाई है ना बीड़ी, बस दोनों में डिफरेंस है, सिगरेट थोड़ा गोरा होता है और वो बूढ़ा बूढ़ा सा होता है। मजा तो बीड़ी में। और नालायक देखो इसका मतलब टेस्ट कर रखा है नालायक ने। चलो देखो तेंदू लीव्स किसको बोलते हैं बेटा, बीड़ी के पत्ते को, कितना जाएगा 5%, टिम्बर के ऊपर 2.5%, स्क्रैप 1%, मिनरल्स बीइंग कोल इसके ऊपर 1%, मोटर व्हीकल 1%। ध्यान से, गाड़ी के ऊपर टीडीएस तब जाएगा जब अमाउंट 10 लाख से ज्यादा की होगी। गाड़ी के ऊपर टीडीएस कब कटेगा, जब अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगा। याद रहेगा आपको, पता है माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है उसके ऊपर 2% जाता है, और टोल प्लाजा के ऊपर जाता है बेटा, देखो ना नीचे नोट में लिखा हुआ, हाँ टोल प्लाजा के ऊपर भी 2%। हाँ मिनरल्स या कोल या फिर ऐसी कोई भी जो चीज मिलती है वो तो गवर्नमेंट एक्वायर कर ही लेती है बेटा, एक्वायर गवर्नमेंट करती है, लेकिन पहले एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाती। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के बाजू में पेट्रोल, गवर्नमेंट के पास गए सर पेट्रोल, भगा देंगे वो, तो वो लोग तो वन टाइम टीडीएस काटेंगे। जब तुम खोद लोगे ना फिर आएंगे बेटा हमारा, निकलो बाहर यहाँ से। बातें समझ में आ रही है, खत्म बेटा, यही था तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस, समझा। अब ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, हमारा टीडीएस और टीसीएस खत्म हो गया। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना पहले इसको।